जय हिंद। आइए आज हम समझते हैं संविधान की क्लास में आगे का टॉपिक। कल हमने भाग 1 कंप्लीट किया था, अनुच्छेद 1 से 4 तक, और उसको बहुत अच्छे से समझा था। आज हम देखेंगे उसके आगे नागरिकता वाले चैप्टर को। चलिए उसके पहले आप ये देखिए कि आपने कभी ये कहीं देखा है, ये क्या है? ये फ़ोटो कहीं इस टाइप से देखी है? हाँ देखी होगी। अभी कुछ समय पहले ही SIR सर्वे हो रहा था, ऐसे ही लिस्ट में लाई जा रही थी, वोटर लिस्ट, ये रजिस्टर कूदे जा रहे थे। चलिए ये नहीं भी देखी हो तो ये फ़ोटो तो देखी ही होंगी। ये क्या है? पासपोर्ट, ये वोटर कार्ड। ये क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है? इनको देख के आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप विदेश में नहीं जा सकते, विदेश नहीं जा सकते। और वोटर कार्ड नहीं है तो आप अपने देश में भी बड़ा अच्छे से नहीं रह सकते। आपकी पहचान क्या होगी, आप भारत के हैं कि नहीं हैं? ये दो दस्तावेज बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या हैं ये जो दो दस्तावेज हैं? ये आपको एक ऐसा इनसे रिश्ता है कि यही बताते हैं कि आप भारतीय हैं कि नहीं हैं। तो भारतीय होना, देखिए भारतीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। नागरिक क्या होता है, पहले तो हम ये समझें नागरिक क्या होता है, नागरिकता क्या होती है। ये तो देख लेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक जो संविधान में है, नागरिकता का प्रावधान है। हम संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लें कि नागरिकता क्या है। आखिर ये नागरिकता है क्या? नागरिक कौन है? कि जो व्यक्ति, एक व्यक्ति है कालूराम, कालूराम भारत में आया नेपाल से या कहीं से भी, मान लीजिए यूरोप से आया, इंग्लैंड से कालूराम, इंग्लैंड से आया कालूराम, और साउथ अफ्रीका से आए गोरेलाल। चलिए देखते हैं। इंग्लैंड से आए, ये है इंग्लैंड से, ये आए कालूराम। हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि राइटिंग पैड की व्यवस्था भी हो नहीं पा रही। ये है, देखिए कालूराम मुस्कुरा रहे हैं। ये आए हैं इंग्लैंड से और इनका नाम है गोरेलाल, इनका नाम है गोरेलाल। ये टेढ़े से मुंह वाले, देखिए इनके हाथ भी कैसे हैं, इनके पांव भी कैसे हैं, दुलत्ती उठाकर मार रहे हैं जैसे। ये गोरेलाल हैं, ये कालूराम है। कालूराम आए हैं इंग्लैंड से, गोरेलाल आए हैं अफ्रीका से, और दोनों भारत में रह रहे हैं। तो क्या ये दोनों भारत के नागरिक होंगे? आप कहेंगे जी पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। जी नहीं, ये दोनों भारत के नागरिक नहीं होंगे। देखो, नागरिक में और व्यक्ति होने में एक बहुत अंतर है। हमारी जनसंख्या होना, यहाँ लोग होना और नागरिक होना अलग है। निवासी होना, नागरिक होना बहुत अलग है। आप यहाँ निवास कर सकते हैं, घूमने आ सकते हैं, पढ़ने आ सकते हैं, लेकिन नागरिक नहीं हो सकते। नागरिक क्या होता है? वो नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे उस राज्य, यहाँ राज्य का मतलब देश से है, उसे देश की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो और वह अपने राज्य या अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान के प्रति पूर्णता आस्था रखता हो, वो होता है उस देश का नागरिक। तो नागरिकता का जो प्रोविज़न है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। अभी देखिए इसमें संविधान में जो एक आध अनुच्छेद है, पहले तो हम देखेंगे 1950 के समय की नागरिकता। 1950 के समय क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय क्या नागरिकता के प्रावधान थे, पहले उन्हें देखते हैं। तो 5 से 8 या 9 तक तो यही है आज़ादी के समय की नागरिकता के बारे में। 10-11 जो हमारे हैं उसमें है कि अभी की नागरिकता क्या होगी, अभी कौन नागरिकता होगी। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 5 ये कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, कि जब संविधान हमारा लागू हुआ उस समय नागरिकता क्या थी। इसमें यह है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो जो लोग भारत के क्षेत्र में रहे थे और उनका जन्म भारत में हुआ हो, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो जो लोग भारत के क्षेत्र में रह रहे थे, डोमिसियल थे, तो उनमें से, और उनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल वे भारत में रहे हों। ये कह रहा है अनुच्छेद 5। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है, या कालूराम नाम का एक व्यक्ति है, 1947 में भारत में ही रह रहा था,
उसका जन्म भी यहीं हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इस अनुच्छेद 5 के तहत उसको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कोई व्यक्ति 1947 में भारत में था तो उसको 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी भारत की इस अनुच्छेद के तहत। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, देखिए उस समय बड़ी बुरी स्थितियां हो रही थी, उस समय बहुत बुरी स्थितियां हो रही थी। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। यहाँ पे बड़ा झोल चल रहा था। किसी को, अब भारत एक ही देश था, मान लीजिए किसी को भारत के साथ रहना है, उसकी ज़मीन जायदाद पाकिस्तान में है और वो छोड़कर आ रहा है, तो वहाँ पे सारी नियम उस समय अलग अलग उसी हिसाब से नियम बनाए गए थे। क्योंकि पाकिस्तान अलग हुआ था एक देश भारत से, इसलिए ये नियम या संविधान में ये प्रावधान किए गए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रावधान भी नहीं होते। इसमें लिखा है जो लोग विभाजन के वक्त पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी। इसके लिए एक तारीख तय की गई 19 जुलाई 1948, परमिट सिस्टम लागू होने की तारीख। ये तारीख को परमिट सिस्टम लागू हुआ था। परमिट सिस्टम क्या है ये देखते हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोग भारत आते ही सीधे नागरिक बन गए। अब देखिए यहाँ के लोग कुछ वहाँ जा रहे थे, कुछ वहाँ से यहाँ आ रहे थे, तो एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया। एक कागज में एक ठप्पा लगता था कि इस तारीख को ये भारत आया। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया तो वो अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिक बन जाएगा। 19 जुलाई 48 के बाद आए लोग 6 महीने रहने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। मतलब अगर उस समय एक कालू राम जो था, कालू राम मान लो 19 जुलाई के बाद आया। ये 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान से दिल्ली आ गया। पाकिस्तान तो 19 जुलाई से पहले आया, 1948 से पहले, तो उसे तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर वह अक्टूबर 1948 में आया भारत, भाई वहाँ रहा, उसे लगा कि यार ये पाकिस्तान तो नल्ला है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, और वो भाग आया भारत, तो उसे 6 महीने रहने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद नागरिकता मिलेगी। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जो 26 जनवरी 1945 5 साल पहले से भारत में रह रहे हैं उन्हें ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो 19 जुलाई 48 के बाद आए हैं, जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उनको कुछ नहीं कराना है। 6 महीना रहने के बाद एक रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, इसके बाद उनको नागरिकता मिल ही जाएगी तुरंत। इसके बाद आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 नागरिकता का क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस आए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए ये और फिर वापस आए लोगों की नागरिकता। अब इसमें क्या है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। जब देश आज़ाद होने के समय 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, उससे पहले जो लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता ख़त्म हो गई। लेकिन अगर उन्हें वहाँ जाकर लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, यार ये नल्ला रहने लायक ही नहीं है, जब वो वहाँ पहुँचे उन्हें लगा कि यार ये नल्ला तो यहाँ रहने लायक ही नहीं है, और वो फिर वापस भारत लौट आए, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। लेकिन उन्हें 6 महीना भारत में रहना पड़ा रजिस्ट्रेशन से पहले। तो क्या हुआ, जो वापस लौट कर आए, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उन्हें समझ में आया कि यार यहाँ रहने लायक ही नहीं है, तो नर्क है। तो नर्क से जो लोग वापस लौट कर आए हैं उन्हें फार्म भरने का मौका मिल गया, रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिला, लेकिन उन्हें 6 महीना रहना पड़ा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों PIOs की नागरिकता। PIO क्या कहलाते हैं ये आगे हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जब वो संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के निवासी नहीं थे, लेकिन वे थे भारतीय मूल के। उनके लिए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे,
लेकिन जब वे भारत से बाहर रह रहे थे, जैसे ब्रिटेन में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, तो वे विदेशों में भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही बात आती है, अनुच्छेद 8 ये कहता है कि जब भारत आज का बंटवारा नहीं हुआ था, अविभाजित था भारत, उस समय जो भारत के लोग थे वो विदेश में रह रहे थे, कोई ब्रिटेन अमेरिका में, तो उनको ये मौका दिया गया था कि भाई आप अगर पाकिस्तान में रहना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भारत के निवासी आप बनना चाहते हैं, कि अगर जब भी आप विदेश से लौट कर आएंगे तो आप भारत आएंगे, तो उसके लिए आप अपने वहीं दूतावास में जाइए, ब्रिटेन में ही जो भारत का दूतावास है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये तो बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है कि चलिए हम अधिकार में पढ़ेंगे, विदेशियों को क्या अधिकार प्राप्त है और नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है। अब बात आती है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर नागरिकता का अंत है। अब संविधान में क्या लिखा है, भारत में एकल नागरिकता है। अगर किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो भारत का नागरिक है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिकता है, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार ने क्या किया था, कनाडा की नागरिकता ले ली थी। जब उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली तो उसकी नागरिकता भारत से अपने आप ही खत्म हो गई थी। कोई व्यक्ति जब विदेश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, ये अनुच्छेद 9 कहता है। अक्षय कुमार ने जब विदेश की नागरिकता ली, कनाडा की नागरिकता ली थी, तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो गई थी। हालांकि उन्होंने उसके बाद फिर से भारत की नागरिकता ले ली है। तो अगर इसका मतलब है कि भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी अगर आप किसी और देश के नागरिक बन जाएंगे, कि तो उसका हुआ तो मेरा नहीं रहेगा, अगर तो उसका हो गया तो मेरा फिर नहीं रहेगा। ये ठीक भी है कि तो उसका हो गया तो मेरा क्यों रहेगा। अगर देखिए उसका हो गया तो फिर ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ब्रेकअप मान लिया जाता है। अनुच्छेद 10 क्या कहलाता है, नागरिकता के अधिकारों का निरंतर बने रहना। कि जैसे आपका कोई है अभी और उसकी शादी हो गई तो फिर आपको ब्रेकअप की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकअप होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसने किसी से शादी कर ली है तो फिर ख़त्म है कहानी, बाय बाय टाटा गया, ख़त्म। फिर उसमें ब्रेकअप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी ब्रेकअप की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी और की नागरिकता ले ली तो हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। देखिए अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का निरंतर बने रहना। इसमें संविधान क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसमें किसी भी नागरिक की नागरिकता सरकार अपनी मर्जी से नहीं छीन सकती। अब देखिए इसमें क्या है, ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता, अब मान लीजिए सरकार को गुस्सा आ गया, आपसे विवाद हो गया, तो सरकार आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती है। आप नागरिक हैं और नागरिक ही बने रहेंगे जब तक आप खुद नागरिकता रिजाइन नहीं करते। किसी भी नागरिक की नागरिकता अपनी मर्जी से नहीं छीनी जा सकती है जब तक कि आप संसद द्वारा बने किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते। आप कोई ऐसी गलती नहीं करते हैं, ऐसा कानून नहीं तोड़ते हैं जिसमें आपको नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान है, तो आपकी नागरिकता नहीं। एक सरकार में अगर किसी से आपकी किसी दुश्मनी हो गई, मान लीजिए किसी सांसद से आपका विवाद हो गया और उसने कह दिया कि मैं तुझे भारत का नागरिक ही नहीं रहने दूंगा, और वो गया पार्लियामेंट में, बोले साहब इसकी नागरिकता खत्म करो, तो संसद भी आपकी नागरिकता खत्म नहीं कर सकती है। कोई भी आपकी नागरिकता खत्म नहीं कर सकता है जब तक कि आपने कोई ऐसा कानून न तोड़ा हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 11 क्या है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये क्या चीज़ है, ये फोटो लगी है, पहले इसको देखते हैं। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, संसद को, यही है इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया था कि ये पुरानी नागरिकता है, लेकिन नई चीज़ में क्या है, नई चीज़ में क्या है भाई, ये है अनुच्छेद 11 कहता है कि अनुच्छेद 5 से 10 तक केवल 26 जनवरी 1950 की स्थिति बताते हैं। भविष्य में नागरिकता कैसे दी जाएगी या ली जाएगी, इसका पूरा अधिकार संसद को दिया है। अनुच्छेद 11 ने संसद को बोला है कि भाई आप अपना जो है अपने हिसाब से नियम बनाइएगा कि कैसे
कैसे कैसे नागरिकता दी जाएगी, और उसी के तहत, इसी का इस्तेमाल करते हुए, इसी अधिकार के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये बनाया गया था। अब हम पढ़ेंगे द सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, इसमें क्या क्या भविष्यवाणियां की गई हैं, इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इसमें क्या क्या है, ये हम देखते हैं। अब हम देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। हालांकि ये बदलते रहे हैं बीच बीच में, और तो शुरू करें नागरिकता। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है, और इसी के तहत बने हैं। और इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 कारण बताए गए हैं, 5 तरीके बताए गए हैं, 5 व्यवस्थाएं बताई गई हैं। सबसे पहली व्यवस्था है बाई बर्थ, जन्म से। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा हर व्यक्ति नागरिक माना गया। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 के बीच भारत में जन्मना हर व्यक्ति को भारत का नागरिक माना गया, चाहे माता पिता किसी भी देश के हों। भूमि जो सोलिए भूमि का सिद्धांत। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति कहीं के भी हो, अब मान लीजिए कनाडा की माता है, कनाडा की माता है और इंग्लैंड का पिता है, ये दोनों यहाँ घूमने आए भारत में। क्या करने आए ये दोनों जो है भारत में, ये दोनों आ गए भारत में घूमने। कनाडा की माता और इंग्लैंड के पिता जो हैं ये दोनों भारत में आए घूमने, और यहाँ एक बच्चे का जन्म हो गया, तो इसको भारत का नागरिक मान लिया जाता था। अब 1 जुलाई 87 से 2004 के बीच जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का होना अनिवार्य किया गया, तो ये भारत का नागरिक मान लिया जाता था। फिर इसे अपनी नागरिकता यहाँ दूसरी देश की लेनी पड़ती थी जाके, तो यहाँ से ख़त्म होती थी। लेकिन उसके बाद 2004 ये 1987 तक ये कार्यक्रम चला, उसके बाद ये नियम बदला गया और 2004 तक ये चला कि उनमें से माता पिता में से कोई एक भारत का होना आवश्यक है। क्या किया गया कि उनमें से कोई एक भारत का होना आवश्यक है। फिर नियम बदला और 3 दिसंबर 2004 के बाद जो चलता है उसमें ये नियम है कि जन्म के समय माता और पिता दोनों का भारतीय नागरिक हो, या कोई एक नागरिक हो और दूसरा अवैध अप्रवासी ना हो। देखिए, इस मामले के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है वर्तमान में सचिन की वाइफ कौन है, वो जो अभी पाकिस्तान से आई है। सचिन की जो वाइफ है जो पाकिस्तान से आई है उसका नाम क्या है, देखते हैं। सचिन की वाइफ का नाम क्या है, पाकिस्तान वाली, सचिन की वाइफ पाकिस्तान वाली, देखते हैं क्या नाम होता है, सीमा हैदर। चलिए कोई बात नहीं, पता चल गया सीमा हैदर का मामला है यहाँ पे। अब देखिए, सीमा हैदर जो है वैध रूप से लीगल माइग्रेंट नहीं है, लीगल रूप से पाकिस्तान से भारत नहीं आई है, वो अवैध तरीके से आई है, इनलीगल तरीके से आई है। तो उनका जो अभी बच्चा हुआ है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसे भारत का नागरिक इस नियम के तहत नहीं माना जाएगा। उसमें क्या है कि दोनों लोग या तो भारत के हों, माता और पिता, या फिर एक भारत का नागरिक हो और एक लीगल रूप से भारत में आया हो। तो ये जन्म से नागरिकता का प्रावधान इसमें है, जो नागरिक सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसमें ये नियम। अब इसके बाद दूसरी नागरिकता आती है वंश के आधार पर। इसमें भी 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 92 के बीच यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो वंश से नागरिक बन सकता था, बशर्ते उसका पिता भारतीय नागरिक हो। क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जन्मा है, अब यहाँ से एक व्यक्ति गया घूमने इंग्लैंड अपनी पत्नी के साथ, और उसकी पत्नी को वहाँ बच्चा हो गया, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। मान लीजिए उसकी पत्नी भारत की नहीं थी, फिर भी बच्चा हो गया, तब भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। 92 के बाद एक नियम बदला
कि माता पिता में से कोई एक यदि भारतीय नागरिक है तो नागरिकता मिल सकती है। अब उसमें पहले था कि पिता हो भारत का, माता नहीं। 2004 के बाद फिर नियम बदला, वंश के आधार पर नागरिकता तब तक नहीं मिलेगी जब तक जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में उसका रजिस्ट्रेशन न कराया जाए। 2004 के बाद क्या नियम हो गया कि अब जैसे कोई व्यक्ति विदेश में बच्चा पैदा हो गया, अब मान लीजिए यहाँ से विराट कोहली, अनुष्का शर्मा इंग्लैंड में रह रहे हैं, उनको वहाँ बच्चा हो गया, तो वो भारत का तब तक नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि 1 साल से पहले पहले भारतीय दूतावास में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन न करा लिया जाए। पंजीकरण द्वारा यह मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों या उन लोगों के लिए है जो अवैध आप्रवासी नहीं है। ये इसके तहत आवेदन करने से ठीक पहले व्यक्ति को 7 वर्ष तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। देखिए ये पंजीकरण द्वारा कैसे होगा कि 7 वर्ष से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक से शादी करता है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले 7 साल भारत में रहना होगा। अब आप लोग अगर सोच रहे हैं कि आप रसिया या ब्रिटेन जाके या कहीं और जाके शादी कर लेंगे या वहाँ से की लड़की लाकर यहाँ शादी कर लेंगे तो उसको तुरंत भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। उसको 7 साल आप रखेंगे अपने पास, और 7 साल में ही अगर दहेज एक्ट लग गया तो गड़बड़ है रे बाबा। पंजीकरण द्वारा, ये हो गया पंजीकरण द्वारा। अगला क्या है? प्राकृतिक रूप से देशीकरण द्वारा। प्राकृतिक रूप से देशीकरण द्वारा क्या है? यह पूरी तरह से विदेशी नागरिकों के लिए है। अदनान सामी को इसी तरीके, इसमें योग्यता क्या है कि व्यक्ति को कला, विज्ञान, प्रदर्शन या शांति के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाला होना चाहिए और संविधान की 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए और वो इन किसी क्षेत्र से विशेष योगदान वाला हो, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आवेदन करने से पहले 12 महीने लगातार भारत में रहना जरूरी है। आवेदन करने से पहले भारत में 12 साल रहना जरूरी है और उससे पहले के 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष उसने भारत में बिताए हों। कुल 11 + 1 = 12 वर्ष। तो ये देशीकरण से हो जाएगा। क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, देखिए क्षेत्र समाविष्टि द्वारा तो अपने आप ही हो जाएगा। कोई देश, मान लीजिए कल को पाकिस्तान न रहा और हम पढ़ेंगे कि एक था पाकिस्तान, कल पाकिस्तान न रहा, वो भारत का हिस्सा बन गया, तो वहाँ के नागरिक सब भारतीय नागरिक कहलाएंगे। जैसे पुदुचेरी के नागरिक और सिक्किम के नागरिक। सिक्किम का हर व्यक्ति अब भारतीय नागरिक है। क्या उनसे साथ कभी कोई भेदभाव हुआ है? क्या कभी कोई भेदभाव करता है? कभी नहीं करता। जितने नागरिक हम और आप हैं उतना ही सिक्किम का हर एक व्यक्ति नागरिक है। अब हम देखेंगे नागरिकता समाप्त कैसे होगी। इसके 3 तरीके देखते हैं। पहला, स्वैच्छिक त्याग। आप खुद से त्याग दो, मुझे नागरिकता नहीं चाहिए। कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। अब इसमें भी युद्ध के समय सरकार इस पर रोक लगा सकती है। अगर युद्ध चल रहा है तो आप नहीं कह सकते कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। आप किसी देश की नागरिकता नहीं ले सकते, घोषणा नहीं कर सकते। बर्खास्तगी द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाए किसी को। यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले तो उसकी नागरिकता कानूनन समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 के तहत। वंचित किया जाना, केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से नागरिकता छीन ली जाती है यदि नागरिकता धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेजों से ली हुई हो। फर्जी तरीके से अगर आपने नागरिकता ले ली तो सरकार उसे छीन सकती है। नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, संविधान के प्रति अनादर दिखाया गया हो, आजकल तो दिखाया ही जाता है। कई लोग सोशल मीडिया पर इसका विरोध करते हैं, हालांकि अगर इस टाइप से वो उन पर चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं। युद्ध के समय शत्रु देश के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया हो। अब मान लीजिए युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आप धड़ाधड़ पाकिस्तान को टमाटर बेच रहे हो, धड़ाधड़ उसको दवाइयाँ बेच रहे हो, धड़ाधड़ उसको सामान बेच रहे हो, सारी चीज़ें बेच रहे हो, तो सरकार आपका वहाँ से नागरिकता ही खत्म कर सकती है, आपको भगा सकती है। बोले तुम्हें इतना प्यार है तो जाओ पाकिस्तान। पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में 2 साल की जेल हुई हो। देखिए पंजीकरण किया हो
और उसको किसी देश में 2 साल की जेल हो गई हो 5 साल के भीतर, तो उसकी नागरिकता भारत से खत्म हो जाएगी। 7 वर्षों तक कोई नागरिक लगातार भारत से बाहर रहा हो तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये थे कुछ 3 तरीके स्वैच्छिकता, बर्खास्तगी द्वारा और वंचित किए जाना। इसके बाद देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2009 वो 2019 CAA। इस पे बहुत बवाल हुआ था उस समय। इसमें क्या है, इसमें कुछ इसी को 1955 वाले नियम को थोड़ा सा बदला गया है। इसमें देखिए लक्षित 3 देश पाकिस्तान, बांग्ला और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके लिए ही ये नियम है। छह समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। कट ऑफ की तारीख, जो लोग 31 दिसंबर 2014 को, कब 31 दिसंबर या 14 को उस या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं वे ही इसके लिए पात्र होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या कहा है, और ये कानून है क्या, 1955 के मूल अधिनियम का संशोधन है। इसमें 6 समुदायों को लिया गया, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। जो लोग 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले भारत में आ गए हैं वे इसके पात्र होंगे। अवैध अप्रवासी की परिभाषा, जिन 6 समुदायों के लोगों के जो लोग तय तारीख से पहले बिना वैध वीजा पासपोर्ट के आए हैं उन्हें अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। देखिए इस तारीख से पहले आप किसी भी प्रकार से अगर भारत आए हैं तो आपको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। प्राकृतिक रूप से नागरिकता के नियम में रियायत, मूल कानून के अनुसार विदेशी नागरिकों को नागरिकता के लिए 11 वर्ष भारत में रहना पड़ता था और इसके तहत केवल 5 वर्ष कर दिया। अगर आप 5 वर्ष रहते हैं तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। अपवाद देखते हैं, जहां CAA लागू नहीं होता, कहां कहां CAA लागू नहीं होता है। ये क्या का क्या लिखते रहते हैं। कहां कहां CAA लागू नहीं होते हैं इसको देखते हैं। यह कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में रहने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होता। कहां कहां, छठी अनुसूची के क्षेत्र। छठी अनुसूची के क्षेत्र कौन कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के स्वायत्त जनजातीय परिषद वाले क्षेत्र त्रिपुरा, इनर लाइन परमिट ILP वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश ILP वाले हैं ये, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इनमें जो है इनके लिए ये नियम है। ILP क्या होता है ये बताइए, ILP क्या होता है, कोई समझता है कि ILP क्या है? ILP को कोई समझता है क्या ILP क्या है? इनर लाइन परमिट, यहाँ जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, कुछ विशेष क्षेत्रों में जाने के लिए बिना परमिशन के आप जनजातीय क्षेत्र वगैरह में नहीं जा सकते। तो अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद चलते हैं हम। देखिए NRI क्या होते हैं, अभी हमने NRI पढ़ा था। NRI क्या होता है इसको समझते हैं। NRI देखिए NRI क्या होता है, ऐसा भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय, एक ऐसा नागरिक होता है NRI जो होता है। ये देखिए विदेशी नहीं है, ये पूरी तरीके से भारत का ही नागरिक है, भारतीय नागरिक है, भारत की नागरिकता मिली है। एक ऐसा नागरिक जिसके पास भारत सरकार का पासपोर्ट है लेकिन वह नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा या अन्य किसी कारण से अस्थायी या स्थायी रूप से विदेश में रह रहा है। कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से विदेश में रह रहा है नौकरी के लिए तो उसको NRI बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो रहता नहीं है लेकिन है भारतीय। इनकी पहचान इनका पासपोर्ट भारतीय होता है। आयकर अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष 182 दिनों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहता है उसे टैक्स के उद्देश्यों से NRI माना जाता है। इनको देखो टैक्स भी नहीं लगता है। इन्हें मताधिकार का अधिकार है, चुनाव लड़ना, क्या इन्हें मताधिकार है? इन्हें भारत वोट देने का पूरा अधिकार है। लेकिन इसमें क्या है कि इनको आना पड़ेगा,
अपने पोलिंग बूथ में आना पड़ेगा वोट डालने। चुनाव लड़ सकते हैं, ये बिल्कुल चुनाव भी लड़ सकते हैं, किसी भी पद पर नियुक्त हो सकते हैं। क्या इन्हें संपत्ति का अधिकार है? बिल्कुल संपत्ति का अधिकार है, खरीद बेच सकते हैं। टैक्स, देखिए टैक्स इन्हें उसी का लगेगा जो भारत में पैसा कमाएंगे। जो विदेश में कमा रहे हैं उस पर इन्हें टैक्स नहीं लगेगा, ये एनआरआई होते हैं। दूसरा होता है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। ये क्या होते हैं भारतीय मूल के? देखिए ये विदेशी नागरिकता वाली श्रेणी है जो वर्तमान में भारत में समाप्त हो चुकी है। पीआईओ को अब ओआईसी ही मान लिया गया है, ओसीआई में ही शामिल कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि वह कभी भारत का नागरिक रहा हो, भारतीय मूल का, उसके दादा दादी परदादा में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में पैदा हुआ हो, वह व्यक्ति पीआईओ व्यक्ति, वह किसी भारतीय नागरिक या पीआईओ व्यक्ति का जीवन साथी हो। इनमें से कोई व्यक्ति या इनका कोई जीवन साथी। इसका एक अपवाद भी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और चीन के नागरिकों को कभी भी पीआईओ कार्ड नहीं दिया जाता था, भले ही उनके पूर्वज भारतीय रहे हों। अब देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 जनवरी 2015 को पीआईओ पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब सिर्फ ओसीआई बचा है। हम देखते हैं ओसीआई क्या है। ओसीआई भारत के प्रवासी नागरिक, सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन क्या है? इसे आम बोलचाल में दोहरी नागरिकता कह दिया जाता है, लेकिन ये दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान इसका इजाज़त ही नहीं देता। भारत में एकल नागरिकता ही है, विशेष विदेशी नागरिक का दर्जा मिलता है इसको। ये कौन है ये ओसीआई? देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर इस योजना को 2005 में लागू किया था। कब? 2005 में इसको लागू किया था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति जो थी, उसकी सिफारिश पर इसको लागू किया था। इसमें जो पात्रता दी गई थी उसमें यह था कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, या 26 जनवरी 1950 से उसके बाद किसी समय भारत का नागरिक हो, या इसके अलावा एक भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक का विदेशी जीवन साथी जिसकी शादी को कम से कम 2 साल हुए हैं, इसके लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा है या उसके माता पिता दादा दादी वहाँ के नागरिक रहे हैं तो उसको ओसीआई कार्ड नहीं दिया जा सकता पाकिस्तान या बांग्लादेश वालों को। देखिए ओसीआई कार्ड में क्या है, ये विदेशियों को मिलता है ओसीआई कार्ड। ये ओसीआई कार्ड सीधा सीधा है, विदेशियों को मिलता है। ओसीआई कार्ड के विशेषाधिकार देख लेते हैं। आजीवन मुक्त वीजा मिलता है, आजीवन वीजा मुक्त। कभी भी जिस व्यक्ति को ओसीआई कार्ड मिला है कभी भी भारत आ जा सकता है बिना वीजा के। उन्हें यहाँ पर पुलिस को बताने की भी जरूरत नहीं होती है, हाजिरी देने की जरूरत नहीं होती थाने में। आर्थिक और शैक्षणिक समानता, इन्हें भारत में घरेलू विमान किराए, राष्ट्रीय उद्योगों में प्रवेश शुल्क और वित्तीय, आर्थिक एवं शैक्षिक एनआरआई के समान ही सुविधाएं मिलती हैं। हमारे देश के एनआरआई जो होते हैं उनके जैसे ही अधिकार मिले हुए होते हैं। इनमें मताधिकार नहीं है, इनमें आप वोट नहीं डाल सकते, संवैधानिक पदों पर नहीं बैठ सकते। देखिए सरकारी नौकरी इनको मिल सकती है लेकिन उसके लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा ओसीआई को। खेती की जमीन पर पाबंदी, देखिए यहाँ पर आवासीय व्यवसायिक संपत्ति तो खरीद सकते हैं लेकिन इन्हें कृषि भूमि या बागान खरीदने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आवासीय बिजनेस खरीद सकते हैं, कृषि नहीं खरीद सकते, खेती नहीं खरीद सकते। इन्हें भारत के संरक्षित या संवेदनशील क्षेत्रों में जाने, रिसर्च वर्क के लिए जाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। कोई ऐसी जगह जो प्रतिबंधित है वहाँ नहीं जा सकते ये लोग। तो ओसीआई कार्ड वीज़ा फ्री घूमने फिरने का एक कार्ड है। जिसको ये कार्ड मिला होता है विदेशियों को, वो भारत में बिना कुछ के घूम सकते हैं। इसके बाद हम नागरिकता हमारी समाप्त हो चुकी है। हम थोड़ा सा कल देखेंगे। अब हम अगला चलेंगे एनपीआर रजिस्टर, तो आपने समझ लिया होगा। अगले जो हमारे चैप्टर होगा वो होगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्या है फंडामेंटल राइट्स। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, नमस्कार। आप वीडियो को अगर सही लगे, अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें
ताकि वो भी देख सकें इसको। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।